नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही अवैध शराब को लेकर कठोर कानून बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर बिल तैयार कर लिया गया है, जिसे विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। दरअसल मंदसौर में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा था। जहरीली शराब से मौत की वजह से शिवराज सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, इसलिए सरकार अब कठोर कानून बनाने की तैयारी में है। अवैध शराब के मुद्दे पर कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के खिलाफ कठोर कानून का बिल मंगलवार को ही कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा। बिल में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आ रही अवैध शराब को लेकर भी शिवराज सरकार संबंधित राज्यों से बात करेगी। हालांकि कानून में क्या प्रावधान होंगे और सजा क्या रहेगी, इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है अभी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को दिल्ली गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर शाम को ही लौट आए थे। रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ सीएम शिवराज ने 10 घंटे तक मंथन किया। यह बैठक कोलार डैम के गेस्ट हाउस में हुई। 10 घंटे की यह बैठक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में खाली पदों को भरने को लेकर हुई। इस मंथन में सिंधिया के समर्थकों को अमृत मिलने की उम्मीद है। दरअसल एमपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्ति नहीं हुई है। 1 साल से सरकार और संगठन में इसी को लेकर माथापच्ची जारी है। संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोगों को एडजस्ट करने की है। उपचुनाव में हार के बाद कई मंत्री खाली बैठे हैं। चर्चाओं के अनुसार निगम मंडलों में इन्हें एडजस्ट करने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बार संगठन में चर्चा कर चुके हैं। इनमें प्रमुख नाम इमरती देवी, गिरिराज दंतोडिया, मुन्ना गोयल, जसवंत जाटव, रक्षा सिरोनिया और मनोज चौधरी हैं। शिवराज सिंह चौहान की बैठक के बाद चर्चा है कि पहली सूची में इन नेताओं के नाम सामने आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के भी कुछ पुराने नेता नियुक्तियों के इंतजाम में बैठे हैं। उनमें भी कुछ लोगों के मौका मिलने के चांस हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोरोना और फ्री फायर गेम समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। घरों की ओर 13 लोग गए हैं। पूरे प्रदेश में कुल 131 एक्टिव केस बचे हैं। पूरा ध्यान सरकार इस बात पर रख रही है कि यह संक्रमण फैल न पाए, और यही कारण है कि कल भी 69,322 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए। संक्रमण दर अभी भी 0.02 बनी हुई है और रिकवरी रेट हमारी पूर्व की भांति 98.6 अभी भी रिकवरी रेट बनी हुई है। पूरी जागरूकता के साथ में प्रदेश भर में ये कहा गया है कि टेस्टों में कमी न हो और कोविड का कोई भी पेशेंट मिले तो पूरी ट्रैकिंग की जाए। पूरे कांटेक्ट में आने वाले लोगों पर भी टेस्ट किया जाए। छतरपुर में जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है वैसे वो, उस पर कंपनी पर एफआईआर कर दी है। प्रदेश में सभी एसपीओ को ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। इसका नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें, इसकी विधि विभाग से राय भी ली है और बहुत जल्दी राय आने के बाद इस तरह की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे।
ये अच्छा नहीं है, कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को। मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो, कमलनाथ की चक्की चलती धीरे है पर पीसता बारीक है पार्टी के लोगों को। ये वो दिग्विजय सिंह हैं जिनने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना देने का वादा किया था, और उसके बाद जैसे गुवेरी हो जाती है ना आंख में, फिर जीभ चढ़ा देते हैं बाद में। ऐसे इन्होंने जीभ चढ़ा दी थी फिर नौजवानों से मध्य प्रदेश के को। 15 महीने में कायदे से 4,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 मिलना थे, इनने 60 रुपये भी नहीं दिए, वो वकालत कर रहे हैं। आप अचंबा तो देखो, आप जो घोषणा पत्र में झूठ निकली वो सब बातों में नेतागिरी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में संचालित 7 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अंधों संरचना विस्तार के तहत स्वीकृत 7,25,66,000 की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दुर्ग जिले के सभी 16 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में 2 अगस्त से अध्ययन, अध्यापन और उनके लिए कक्षाएं शुरू होने के लिए बच्चों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हुई है। कोरोना काल के दौरान बच्चों ने धैर्य के साथ ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई को लेकर स्कूली बच्चों को धैर्य, समझदारी और सहनशीलता की भी प्रशंसा की। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, लंबे समय के बाद आज से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही है। दुर्ग जिले के सभी 16 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी आज से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा आई, लेकिन इस संकट के दौरान हम सब ने देखा कि हमारे बच्चे कितने साहसी हैं। कोरोना ने बच्चों से आज़ादी छीन ली थी, उनके स्कूल बंद हो गए थे, घर से बाहर जाकर खेलना कूदना भी बंद हो गया था, पढ़ाई भी ऑनलाइन करनी पड़ रही थी। इन सब के बावजूद हमारे बच्चों ने पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। कोरोना संकट के समय बच्चों ने बड़ों से ज़्यादा समझदारी, धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर बहुत ही कम रह गई है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। यह एक नई शुरुआत है, मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन हम सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी सावधानी के कारण ही यह जीत मिली है। कोरोना संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें आगे। अब सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हमारे टीकाकरण अभियान, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, को जन केंद्रित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में कोविन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सरकारी हो या निजी, इतनी तेजी से इतना बड़ा नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार ये प्लेटफॉर्म अब दुनिया के कई देशों को ओपन सोर्स गिफ्ट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से प्रत्येक पहल को पिछले 7 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शित किया है। भारत की डिजिटल उड़ान आज सभी के सामने है। प्रधानमंत्री जी का पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस गवर्नेंस का विजन आज हकीकत बनता जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के निर्देश को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ई रूपी का लॉन्च आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 साल पहले भीम यूपीआई का लॉन्च था। यह एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूपीआई के आर्किटेक्चर पर आधारित है। कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लिए लाभ हस्तांतरित करती है, लेकिन इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि राशि का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे ट्रांसफर किया गया था। ई रूपी ये सुनिश्चित कर सकेगा। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। इसके उपयोग का फलक बहुत ही व्यापक है। अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग संभावित है। अभी हम कुछ उपयोगों के बारे में ही सोच सकते हैं।
स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ई रूपी से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उपयोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसमें भी किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति देने के लिए आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री देवाशीष पंडा जी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं एनपीसीआई टीम और श्री दिलीप आसमे के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कुछ ही समय में रिकॉर्ड में इसे तैयार किया है। इसके अलावा सभी बैंकों और अन्य संस्थानों को धन्यवाद जो इशूअर्स और एक्वायरर के इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इतने कम समय में अपना सिस्टम बनाया और परखा है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय में इस प्रणाली के पहले उपयोगकर्ता होने के लिए सौभाग्यशाली हैं। माननीय स्वास्थ्य और बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती करेगी। इस बात की जानकारी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने शिक्षकों की इस सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग के तहत होंगी। इन रिक्त पदों की घोषणा 2019 में की गई थी और सरकार ने इस नियुक्ति आदेश को अब मंजूरी दी है। बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में 31 जुलाई को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिक्षा विभाग के तहत 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने की सहमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सूबे की सरकार ने इस सीधी भर्ती के नियुक्ति आदेश को मंजूरी दे दी है। यह सहमति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर दी गई है और इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती को लेकर मंजूरी दी दी है। इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए 2019 में घोषणा की गई थी और अब सरकार ने इनको लेकर ये साफ कर दिया है कि ये भर्तियां जल्दी होंगी और ये 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी, जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जो आप टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूल सोमवार से 50% उपस्थिति के साथ दोबारा खोले गए हैं। इसके लिए शर्त यह है कि संबंधित जिलों में कोविड संक्रमण दर पिछले 7 दिन से 1% हो गई है। हालांकि स्कूली छात्रों और अभिभावकों के राज्य स्तरीय निकाय से इस कदम के विरोध किया है और कहा कि सरकार को स्कूल को दोबारा खोलने की अनुमति देने से पहले महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कुछ और समय इंतजार कर लेना चाहिए था। दरअसल इस साल कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर मार्च में शुरू हो गई थी और उसके बाद स्कूल और कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान स्कूलों को खोले जाने के बारे में निर्णय किया गया था। स्कूली शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि 2 अगस्त से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षा ऑफलाइन चलाई जाए। तो वहीं आपको बता दें कि 12वीं और 10वीं कक्षा के सरकारी और निजी स्कूलों के 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसका छात्रों और अभिभावकों ने विरोध भी किया है। दरअसल इस साल कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर मार्च में शुरू हो गई थी, जिसके बाद स्कूलों कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूल सोमवार से 50% उपस्थिति के साथ दोबारा खोले जाएंगे, जिसको लेकर विरोध भी झेलने को पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि तीसरी लहर संभावित होने के चांसेस हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की जयंती के अवसर पर उनके तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया। उन्होंने दोनों महान विभूतियों को छत्तीसगढ़ के विकास में उनके योगदान के लिए स्मरण करते हुए कहा कि पुरोधा के रूप में दी गई उनकी सीख सदैव हमारे लिए मार्ग पर प्रशस्त करेगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पूरे परिवार के ऊपर
कच्चे मकान का कहर टूट पड़ा। दरअसल दोबाहा कस्बे में वार्ड नंबर 1 चौक मोहल्ले में भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिसके नीचे मौजूद परिवार मलबे में दब गया। इस हादसे में परिवार के लोगों को काफी गंभीर चोटें भी आईं, साथ ही एक बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि घर के मालिक संतोष नायक और दिलीप नायक काफी दिनों से आवास के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और आज ये हादसा देखने को मिल गया। ये घटना कब की है? रात में। कैसे घटना घटी थी? ऐसा आप सब रात का खाना वाना खा के लेट गए, पता नहीं मालूम कितने खाने गिर पा रहा हूँ। सब जने साथ वो लोग लूटे थे। अच्छा, तो किसी को गंभीर चोटें नहीं आई? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। शिवपुरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार 18 घंटों की बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में लोगों को घरों में पानी भर गया है और हालत काफी बेकाबू हो गई है। बता दें कि आने जाने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल बिछिया से डोगरा जा रही अनियंत्रित होकर बस पलट गई। यह हादसा केलावारी के पास हुआ है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती करवाया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती कराया गया है। मंडला में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद सप्ताह के अंतिम दिन नक्सलियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नक्सली शहीद सप्ताह मनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो नागाराम इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ वर्दीधारी हथियारबंद नक्सली भी दिख रहे हैं, तो वहीं नक्सलियों की ओर से आयोजित सभा में भारी संख्या में ग्रामीण भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद दिवस मनाते हैं। आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाने के साथ ये शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है। ये नक्सलियों द्वारा ये शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी उपस्थित है और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं। साथ ही हथियारबंद आपको नक्सली भी इसमें नजर आ जाएंगे। लेकिन देखिए कितना शानदार नजारा है नक्सलियों का, ये नाच गाने के साथ किस तरह से वो शहीदी सप्ताह मनाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, या यूं कहे कि बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक कार को अपने निशाने पर लिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस के मुताबिक देहात थाना क्षेत्र में बदमाशों ने पहले तो रामपी लगाकर कार के टायर को बस्ट कर दिया। इसके बाद कार चालक जैसे ही कार से नीचे उतरा तो पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने चालक पर हमला बोल दिया और कार के साथ साथ नकदी, सोना और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर हम अजमेर से लौट रहे थे,
पिछोर जा रहे थे सर, तो पड़ड़ा चौराहे से थोड़े आगे एक जगह रापी लगी मिली, उस पर से मेरा गाड़ी निकल गई, तो अगला और पिछला पहिया बस्ट हो गया और कुछ देर खड़ी रही गाड़ी। कुछ समय बाद 20-25 मिनट बाद एक बोलेरो गाड़ी निकली उधर से। बोलेरो गाड़ी, ऐसा लगा कि बोलेरो गाड़ी से कुछ इशारे हुए। उसके बाद 15 मिनट बाद 5 आदमी लठ लेकर हम लोगों को पकड़ लिया। हाँ सर, थोड़ा 1-2 लठ भी मारे। सर उसमें 10-15 हज़ार रुपये थे, वो ले गए, और कानों की सोने की बाली ले गए, और 4 मोबाइल थे सर। ये आदिल और इसके परिजन जो हैं पिछोर से अजमेर गए थे और अजमेर से वापस लौट रहे थे पिछोर के लिए। तो रात में करीब 12:30-1 बजे इनके 2 टायर एक साथ बस्ट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने गाड़ी को रोकी है। तो 3-4 लाठी वगैरह लेके 3-4 बदमाश आए थे और इनके साथ में जुमा झटकी करके और उनके पैसे, बैग और मोबाइल लेके चले गए। लोगों का कहना है कुछ रापी वापी उसमें एक टायर कटा हुआ जरूर नजर आ रहा है, वो हो सकता है रापी हो, लेकिन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।